जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शाकाहार के बारे में। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जितना कम पके उतना अच्छा। आहार जितना प्राकृतिक रूप में लिया जाएगा उसके जीवन तत्व उतने ही सुरक्षित रहेंगे। उसके साथ मनुष्य जितनी अपनी स्वाद की दृष्टि जोड़कर उसे विकृत करेगा उसके तत्व उतने ही नष्ट होते जाएंगे। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना खाना पकाकर खाता है। अन्य सब प्राणी प्रकृति जिस रूप में उन्हें भोजन देती है उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। होना तो यह चाहिए कि मनुष्य भी स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए वैसा ही आहार क्रम अपनाए, किंतु हजारों वर्षों से पकाकर खाते चले आने के कारण अब सबके लिए वैसा कर पाना भी संभव नहीं। फिर भी इतना तो किया जा सकता है कि भोजन का अधिक भाग प्राकृतिक हो और कम भाग पकाया हुआ हो। भोजन में दूध, दही, फल, सलाद, अंकुरित अन्न को अधिकाधिक स्थान दिया जाए। पकाने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके तत्व कम से कम नष्ट हों और उसकी सुपाच्यता बनी रहे। पकाने का ढंग भी बदलें। भोजन पकाने के 4 तरीके प्रचलित हैं: भाप द्वारा पकाना, उबालना, भूनना, बघारना, छौंकना, तलना। भाप द्वारा पकाने की पद्धति सबसे अधिक अच्छी है। इसमें बहुत कम तत्व नष्ट होते हैं। उबालने की पद्धति में भाप द्वारा पकाने जितनी उत्तम नहीं पर उसमें कुछ उतनी ही अच्छी है। भूनने, बघारने, छौंकने का तरीका भोज्य पदार्थों के तत्वों को अधिक नष्ट करने वाला और दुष्पाच्य बनाने वाला है। तलना तो सबसे निकृष्ट है। जलते हुए से घी तेल में तली हुई चीजें दुष्पाच्य और तत्व रहित हो जाती हैं। भोज्य पदार्थों को इस प्रकार तलना खाद्य पदार्थों को विकृत करना है। दुर्भाग्य से हमारे देश में तली, भुनी, छौंकी, बघारी चीजें ही अच्छी मानी जाती हैं। जब तक दाल और सब्जी पर घी, तेल और रंगदार मसाला तैरता हुआ नहीं मिले तब तक हमें वे अच्छी नहीं लगती। सूखी रोटी की अपेक्षा चुपड़ी रोटी से पराठा और पराठे से पूड़ी को हम अच्छा मानते हैं। और फिर खस्ता, कचौड़ी और समोसे हों तो उनका तो कहना ही क्या। किंतु हमारी यह पसंदगी और स्वाद परक दृष्टि ही हमारे स्वास्थ्य का नाश करने का कारण होती है। छौंकने, बघारने, भूनने और तलने का रिवाज हमारे देश में ही है। मिर्च मसालों का प्रयोग भी यहीं पर सबसे अधिक होता है। दूसरे देशों में भोजन पकाने की एक ही विधि प्रचलित है और वह है उबालने की। अब उसका स्थान भाप द्वारा पकाने का तरीका लेता जा रहा है। जितनी तरह के तले हुए नमकीन, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान, दाल, सब्जी आदि के हजारों तरीके, अचार, चटनी और जाने क्या क्या हमारे देश में बनता है, उन पर पूरी एक विश्व कोश जितनी विशाल पुस्तक तैयार हो सकती है। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ गिनी चुनी थोड़ी सी वैरायटीज हैं। पकाने का ढंग बस उबालने और भाप से पकाने का ही प्रयुक्त किया जाता है। हमारे ये सब लंबे चौड़े भोज्य विधान हमें हानि पहुंचाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ ही जीव को स्वाद की दासी बनाकर उसे अपने स्वाभाविक स्वाद ग्रहण करने की क्षमता से भी शून्य बनाते जा रहे हैं। तेज आंच पर तलने और भूनने से पदार्थों के तत्व तो प्रायः जल जाते हैं। तली हुई चीजों में चिकनाई की अधिकता होती है जो पाचन में बाधक बनती है। अतः इन दोनों ढंगों से भोजन पकाने से बचना ही चाहिए। स्वाद तो भूख में ही है, पदार्थों में नहीं। कड़ी भूख लगने पर तो कच्चे दाने भी स्वादयुक्त लगते हैं। ऊपरी स्वाद बढ़ाने का अर्थ पेट को खराब करना ही है। उबाल कर पकाना सर्वसाधारण के लिए उत्तम और उपयोगी तरीका है। जितनी मंद आंच पर किसी भी वस्तु को पकाया जाएगा उसके तत्वों के नष्ट होने की आशंका उतनी ही कम रहेगी। उबालने में वस्तु को पकने गलने के लिए पूरा पूरा पानी मिलता है। इस कारण उसमें रस रूप में जो तत्व होते हैं वे जलने नहीं पाते। यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि प्रत्येक पदार्थ में रस कहाँ से होगा। जल ही रस का वाहक है। प्रत्येक पदार्थ में न्यूनाधिक मात्रा में रस होता है, जल होता है। यह जल उसका महत्वपूर्ण तत्व है। जिस वस्तु में यह रस जितना अधिक होगा वह उतनी ही सुपाच्य होगी। रसदार फल इसी कारण हर किसी को माफिक आ जाते हैं। इसका कारण उनमें तत्वों का द्रव्य रूप में, रस रूप में, जल के आकार में होना है। बीमार व्यक्तियों को
इसी कारण मौसमी अंगूर आदि का रस दिया जाता है। दूध में जल अंश कोई 90% होता है। इसी कारण यह अन्नादिक से अधिक सुपाच्य और पुष्टिकारक होता है। इसी दूध से घी और खोआ बनता है, पर उनमें जल अंश बहुत कम होने से वे पचने में भारी होते हैं। घी हर कोई थोड़ी मात्रा में ही पचा सकता है। कमजोर पाचन वालों के लिए तो इसे पचाना प्रायः कठिन होता है। सूखे अन्नों में जल अंश बहुत कम मात्रा में होता है, कोई 4-5%। यही कारण है कि उनकी रोटी बनाने, दलिया बनाने, भात बनाने, दाल बनाने आदि के लिए ऊपर से पानी मिलाना पड़ता है, तभी उन्हें पकाया जाता है। रोटी बनाने के लिए आटे में पानी डालकर गूंथा जाता है, दाल को भी पानी में उबाला जाता है। यह ऊपर से मिलाया हुआ पानी उस स्वाभाविक प्राकृतिक पानी से भिन्न होता है। सूखे चने और हरे चने, सूखे गेहूं और हरे गेहूं में यह अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। यदि रोटियां बनाने के 4 घंटे पहले आटे को गलाकर रख दिया जाए तो भीतर तो जल अंश है, वह बाहरी पानी के साथ बहुत कुछ मेल कर लेता है। अतः तुरंत आटा गीला करके रोटी बनाने की अपेक्षा 3-4 घंटे पहले आटा गीला कर लेना ठीक रहता है। दालों को भी 12 घंटे पहले गलाकर रखा जाए तो उनके प्राकृतिक जलांश में वृद्धि हो जाती है। फलों, तरकारियों, हरे पत्ते वाले शाकों व कंदमूल में जल अंश अधिक होता है। उन्हें तेज आंच पर पकाने या तलने भूनने से उनका वह जल अंश जलता है, उसके साथ ही उसके तत्व भी जलते हैं। उबालने में ऐसा नहीं होता। कुछ विटामिनों को छोड़कर शेष तत्व बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं। कई गृहिणियां शाक सब्जी बनाते समय ऐसा करती हैं कि पहले तो उन्हें पर्याप्त पानी में उबालती हैं और फिर उस शाक सब्जी, आलू, अरबी आदि को निकालकर उस बचे हुए पानी को जिनमें उन्हें उबाला गया है फेंक दिया करती हैं। यह बहुत ही अवैज्ञानिक है। उबालने से उनके तत्व घुलकर पानी में चले जाते हैं। ऐसे पानी को फेंक देना कितनी बड़ी नासमझी है। यही भूल चावल के साथ भी की जाती है। चावल का भात पकाते समय उसका माड़ फेंक देना उसके अधिकांश तत्वों से वंचित रहना है। आलू थोड़ी सी आंच में ही अपने भीतरी तत्वों को पानी में घुला देता है। जो गृहिणियां छिले हुए आलूओं का साग पसंद करती हैं, वे ऐसा करती हैं कि उन्हें पहले उबालती हैं, फिर उन्हें छीलती हैं और फिर भूनकर छौंककर सब्जी बनाती हैं। ऐसी सब्जी देखने में अच्छी और खाने में स्वादिष्ट भले ही लगे, पर तत्वों की दृष्टि से छूछ होती है। आलू के अधिकांश तत्व तो उबालते समय पानी में ही आ जाते हैं, जिसे कि बेकार समझकर फेंक दिया गया है। ऐसी ही भूल मेथी, पालक, अरबी, बथुआ, लौकी आदि के शाकों के साथ भी की जाती है। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी होता है, पर उसका मुरब्बा बनाते समय उन्हें उबालकर बचा हुआ पूरा पानी फेंक दिया जाता है। उसमें यह तत्व सबसे अधिक होता है। वह मुरब्बा मीठा तो लगता है, पर उसके अधिकांश तत्व तो फेंके जा चुके होते हैं। थोड़ा विचार करें तो हमें पता लग जाएगा कि भोज्य पदार्थों के तत्व पानी में कैसे घुलते हैं। दाल पकाने के पहले उस पानी को चखें जिसमें उसे पकाना है। उस समय पानी में कोई स्वाद नहीं होता, किंतु दाल गल जाने पर बिना कोई मिर्च मसाला डाले उस पानी को चखें तो उसमें स्वाद लगेगा। यह स्वाद तत्वों के घुलने के कारण ही है। अतः यह मानना कि तत्व आलू के टुकड़े में ही हैं, उसे पकाए जाने वाले पानी में नहीं है, यह मानना भ्रामक है। टाइफाइड से उठे मरीज को कई डॉक्टर अन्न मूंग की दाल के पानी से आरंभ करवाते हैं। इस पानी में दाल के नहीं रहने पर भी कई तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति देते हैं। सब्जियों को अधिक पकाना भी ठीक नहीं रहता। आलू को तो बहुत कम पकाना चाहिए। सब्जियों व शाकों के छोटे छोटे टुकड़े करने की अपेक्षा बड़े बड़े टुकड़े करना ठीक रहता है। आंच जितनी तेज होगी उतने ही आहार के तत्व जलेंगे। दूध गर्म करने में भी यही सावधानी रखना अच्छा रहता है। 1-2 उबाल आ जाने के बाद उसे उतार लेना चाहिए। बाजार में बड़े कड़ाहों में जो दूध घंटों उबलता रहता है, उस दूध में पाचनशीलता और तत्व कम हो जाते हैं। मलाई अधिक आएगी यह सोचकर दूध को खूब उबालने पर
उबालने वाले उसके जल अंश को कम करके उसे दुष्पाच्य बना देते हैं। भाड़ में तेज आंच में भुने हुए चने आदि भी प्रायः छूछ रह जाते हैं, क्योंकि तेज आंच में उनके तत्व तो अधिकांश जल जाते हैं। उसके स्थान पर अंकुरित चने का प्रयोग करना लाभकारी होता है। अंकुरित चने में कई जीवन तत्व बढ़ जाते हैं। रोटी पकाते समय भी इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वह मंद और एक सी आंच पर पकाई जाए। कुछ प्रदेशों में लोहे के तवे के स्थान पर मिट्टी के तवे का प्रयोग किया जाता है। यह तरीका अच्छा है, किंतु उसकी सफाई करते रहना भी आवश्यक है। मिट्टी के तवे की रोटी स्वाद में भी और तत्वों के लिहाज से भी अधिक अच्छी रहती है। तवा पतला नहीं हो, मोटा हो, जिससे वह एकदम गर्म ना हो जाए। जहाँ तक हो रोटी अधिक पतली न बनाई जाए। करारी बनाने के लिए उसका सीधा भाग आग से संपर्क करके जलाया जाना भी ठीक नहीं। रोटी के स्थान पर दलिये का प्रयोग भी अच्छा रहता है। कण मोटा होने और पर्याप्त पानी में उबलने के कारण वह सामान्य पाचन शक्ति वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन दलिया खाने वालों को एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो उनके लिए दलिया सुपाच्य नहीं दुष्पाच्य बन जाएगा। समझदार लोग कहा करते हैं, अन्न का पाचन दाढ़ों में होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अन्न को जितना चबाया जाएगा उतने ही पाचक रस मिलेंगे लार के रूप में, और वह उतनी ही सुगमता से पच जाएगा। रोटी कड़ी होती है, अतः उसे चबाना बहुत ज़रूरी होता है, पर दलिया पतला होता है, सो उसे आसानी से निगला जा सकता है। यदि उसे 2-4 दांत लगाकर यूं ही पेट में उतार दिया गया तो यह होगा कि पाचक रसों के न मिलने से वह शीघ्र नहीं पचेगा। दलिया और चावल पकाने में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि वे आवश्यकता से अधिक गल न जाएं। चावल अधिक पक जाने पर गलकर अपना आकार ही छोड़ देते हैं और लगता है कि उन्हें अधिक चबाकर क्या करें। इस प्रकार ठीक तरह नहीं चबाने से उनके साथ लार अधिक नहीं मिल पाती, जो पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। अतः चावल और दलिया इतना ही पकाया जाना ठीक रहता है कि वे अपना आकार नहीं छोड़ें। उनमें हल्का सा कण रहना बहुत आवश्यक है ताकि उन्हें चबाना पड़े। दलिये में अधिक पानी रखने से वह शीघ्रता पूर्वक उतरता है। दलिये को भून कर बनाने का तरीका भी ठीक नहीं। इससे तो अच्छा यह रहता है कि ऊपर से घी मिला दिया जाए। घी, तेल आदि चिकनाई का भोजन के साथ अधिक प्रयोग करना अपने पाचन संस्थान के साथ असहयोग करना है, क्योंकि पचते समय ये एक साथ नहीं पचते। चिकनाई वहाँ पाचन के कार्य में बाधा उपस्थित करती है। भोज्य पदार्थों का चयन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उन्हें पकाने का ढंग भी। वह अवैज्ञानिक हो तो पुष्टिकारक और रक्षात्मक आहार भी उतना लाभ नहीं दे सकता जितना देना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसको भूनना और तलने से उसके तत्व प्रायः नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भूनना और तलना नहीं चाहिए। हमें भाप द्वारा या उबाल कर पकाना चाहिए, और अगर हम उबाल कर पका रहे हैं तो उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए। चावल को मारना निकाल दें। आलू को भी ज़्यादा उबाल देंगे तो उसके जो तत्व होते हैं वो सारे पानी में घुल जाते हैं, और फिर पानी को हम फेंक देते हैं तो तत्व तो चले जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिन सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं उनको कच्चा खाएं, और जिनको हमें पका कर खाना है उनको भाप में या उबाल कर पकाएं और कम मसाले डालकर खाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।